नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़ और इस वक्त हमारे साथ एक महासंग्राम होने जा रहा है और इस महासंग्राम में हमारे साथ अलग अलग पार्टी के अलग अलग युवा राजनेता हैं और ये महासंग्राम यूपी इलेक्शन को लेकर होने जा रहा है। हमारे साथ पहले मेहमान हैं, हमारे साथ अभिषेक भाटी सपा से हैं, जिनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। दूसरा हमारे साथ आशीष पवार जी हैं, सपा से है, बैडमिंटन खिलाड़ी भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी। तीसरा हमारे साथ है शंभू पहलवान जी, भाजपा नेता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चौथे हमारे साथ हैं नीतीश भारद्वाज, कांग्रेस से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तरुण शर्मा जी कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल भाजपा से, आरोप लगा रही है सारी पार्टियां कांग्रेस में, खासकर यूपी में फेल रही योगी सरकार। नहीं, किस तरह फेल रही, किन विषयों पे फेल रही है जानने की ज़रूरत है ना। क्या कारण है जो फेल रही? ऐसा कोई विषय नहीं जिस पे योगी जी या मोदी जी ये डबल इंजन की सरकार खरी ना उतरी हो। आज पूरे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा दिया माने मोदी जी ने। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक रहने, कोरोना पे बात कीजिए। पूरे देश का कोरोना पे मैंने पूछा, कोरोना पे सभी पार्टियां कह रही है और कुछ मीडिया हाउसेस भी दिखा रही हैं और साथ ही साथ कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हो रहे हैं। किस तरह के फोटोज वायरल हो रहे हैं? वही फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं जो गंगा में बहती हुई लाशें। जो व्यवस्था माने मोदी जी ने दी, वो बाहर के फोटो अगर उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे हैं तो आपके इसी उत्तर प्रदेश के गंगा के उत्तर प्रदेश के किन गंगा की नदियों में वो लाशें बही जा रही हैं, वो बाहर की सब फोटो यहाँ कहाँ की फ़ोटो थी? सोशल मीडिया पे केवल एक भ्रांति फैलाई जा रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप सफाई दीजिए ना, कहाँ की फ़ोटो? अरे वो बाहर की फोटो है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आप जांच का विषय है, कहाँ की फोटो है नहीं, कहाँ की फोटो है बताइए आप। कहाँ की है? अब इनको पता होगा, इस स्विट्जरलैंड में गंगा बहती है, क्या बताओ इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है। कहीं अभी तक जांच क्यों नहीं किया? कहीं बाहर पुराने बड़े आरोप आप पर लगे, आपने जांच क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में किसी तरह का इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं, तो जांच का विषय ही क्या है? सोशल मीडिया पे बहुत तरह की भ्रांतियां, बहुत तरह की। मैं तो आप लोगों का पक्ष रखते हुए कह रहा हूँ, एक पत्रकार ने बिल्कुल सपा का पक्ष रख रहा हूँ। एक पत्रकार ने शमशान की हालत दिखा दी तो उस पर मुकदमा लग गया, वो आज तक जेल में है। किसने असली सच्चाई इस उत्तर प्रदेश की दिखाई? पत्रकार डरेगा आपसे? पत्रकार को जेल भेज दिया। पत्रकार डरेगा? कौन से पत्रकार को जेल भेज दिया? कौन से पत्रकार को जेल भेज दिया? सच्चाई बोलने पर 12 समाचार न्यूज चैनल वाले के यहाँ सीबीआई की रेड करवा दी गई। 12 समाचार के लखनऊ के हेड ऑफिस में सीबीआई की वहाँ रेड करा दी जाती है। अगर वो सच बोल रहा था क्या इस बात पे उसको आप मुकदमे लगवा देंगे, उसके यहाँ सीबीआई की रेड करवा देंगे? मीडिया हाउसेस को स्वतंत्र मीडिया हाउसेस को बंद कराने के लिए सरकार जितनी भरपूर कोशिश हो सकती है ये कर रही है। स्वतंत्र मीडिया का गला घोटने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो इनको लगाया जा रहा है ये उसके पीछे लगा रहे हैं। नहीं सर, मीडिया स्वतंत्र है, आप मीडिया की चिंता मत कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी की चिंता कीजिए। बताइए सर। निश्चित रूप से जो अभी विषय चल रहा था कि वो फोटो कहाँ के हैं, मेरे अभी साथी शंभू पहलवान जी कह रहे थे कि वो शायद फोटो बाहर के हैं। मैं प्रमाणिकता के साथ वो कह सकता हूँ, वो इसी यूपी के, कहाँ की थी फोटो? उत्तर प्रदेश के फोटो हैं। कहाँ की? ये जांच कराए ना, ये कानपुर के फोटो हैं। हम इस बात को प्रमाणिकता के साथ कह सकते हैं कि वो बनारस के। आप दीजिए, प्रमाणिकता के साथ कह रहे हैं। प्रमाण कहाँ है? प्रमाण किस तरह का प्रमाण है? अरे कोई सामने तो लाए प्रमाण। अरे कहीं वाराणसी लिखा हो, कहीं कानपुर लिखा हो, कहीं। सुनिए, मेरी बात सुनिए। बाकायदा किस तरह की बात की जा रही है? बाकायदा ये कांग्रेस के लोग, मेरी बात कांग्रेस के सुनिए लोग आरोप सर। लगा सर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। शांति सर, शांति। बाकायदा रिपोर्टर ने जाकर वहाँ वीडियो बनाई और पूरे गंगा के रेत में लाश बिछी हुई थी, उसका आप क्या कहेंगे? वो कहीं और के गलत है, वो केवल और केवल बाहर की फोटो है। यहाँ उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई फोटो नहीं। उत्तर प्रदेश के बाहर की कहाँ की फोटो है? जवाब दीजिए ना सर। आप लाश की बात मत करें, लाशों की बात मत करें, लाश की बात करें। एक भी लाश पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी की सरकार बनी और खास तौर पे जब तक फिर उन वीडियो और फोटोज पे क्या कहेंगे जो लोग दर्द? एक मिनट सर, एक मिनट। उस फोटोज़ और वीडियो विजुअल पे आप क्या कहेंगे जिसमें महिलाएं, औरतें और बीमार जिनके भी पीड़ित जन थे? सर क्या बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी के लिए पुरानी फोटोज होंगी? कुछ पुरानी फोटो हो सकती है जो आपके। सर देखिए, ये मेरी बात सुनिए। पहलवान जी मेरी बात सुनिए। पहलवान जी मेरी बात सुनिए। पहलवान जी मेरी बात सुनिए। विपक्ष के पास आज मुद्दा नहीं है। मीडिया हाउसों को बंद करवाने की बात कर रहे हैं। देश ने आपातकाल देखा, कांग्रेस का वो शासन देखा है
जब मीडिया हाउसों के अंदर ताले लगवा दिए गए, बिजली तक कटवा दी गई, प्रमुख समाचार पत्रों प्रमुख 1-to-1 कन्वर्जेशन है, आप अगर एक साथ करेंगे किसी की बात नहीं आएगी। थोड़ा सा दूरी बना लीजिए सर, हम बेहद अच्छे तरीके से बात करेंगे। आप कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी रखें। मीडिया हाउसों को बंद कराने की बात मेरे साथी कर रहे थे। भाजपा की सरकार ने मीडिया हाउसों को बंद करा दिया। देश ने आपातकाल देखा है, जो आपने जनता को थोपा था, आपने जनता को दिया था एक तोहफा, ऐसा तोहफा दिया था। इंदिरा गांधी वाली आरोप आपातकाल की बात कर रहे हैं आप, जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात, मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कांग्रेस का जवाब नहीं, लेकिन इस आपातकाल की माफ़ी राजीव जी ने मांगी, राहुल जी ने मांगी। गलती की ना, मैं इनसे पूछता हूँ, बताइए। जी, उसकी हमारे नेता उस चीज के लिए माफी मांग चुके। उस समय की स्थितियों को देखते हुए आपातकाल सही था, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए आपातकाल सही था। इंदिरा जी की जो सोच, कौन सी परिस्थिति सर? सत्ता खोने की परिस्थिति? नहीं। कौन सी परिस्थिति सर? उस समय एक मिनट पहलवान जी, एक मिनट, 1-to-1 कन्वर्सेशन प्लीज। उस समय में जो देश के अंतर्गत ही, हमारे देश के अंदर ही जो विपक्ष के द्वारा जो सेना को भड़काने का काम किया जा रहा था, विपक्ष तख्ता पलट करने की साजिश में था, तो उस चीज को छुपाने के लिए और उस चीज को करने के लिए आपातकाल उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, उसके बाद स्वयं इंदिरा जी ने चुनाव करवाए। जब इतनी स्थिति, तो राजीव गांधी की माफी क्यों? उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल एकदम, ये कांग्रेस की इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। माननीय इंदिरा गांधी जी पे एक मुकदमा चल रहा था, उसके तहत उनकी गद्दी जाने वाली थी प्रधानमंत्री। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा था, तो उन्होंने रातों रात देश के फरूक अलूद शायद तब के राष्ट्रपति का नाम था कुछ, सर राष्ट्रपति आप कह दीजिए आगे। हाँ, राष्ट्रपति जी को तत्काल रात में तलब करके इमरजेंसी पे जबरदस्ती सिग्नेचर कराए गए और देश के ऊपर आपातकाल थोपा गया। लेकिन लोकतंत्र की हत्या तो कांग्रेसियों ने की है, जो राष्ट्रपति जैसा पद, उस राष्ट्रपति को तलब करके और वो इमरजेंसी जैसे हालात देश के अंदर बना दिए। क्या कोरोना में ऑक्सीजन से मौतें नहीं हुई? क्या हम लोगों ने सड़कों पर लाइन नहीं देखी ऑक्सीजन लगते हुए? हमने खुद देखी, हम खुद लेने गए हैं ऑक्सीजन नहीं मिली है कहीं भी। मेरे भाई की मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी से। एक अस्पताल ऑक्सीजन बंद कर देता है, ऑक्सीजन फ्लो बंद कर देता है, उस पर मुकदमा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोदी जी खुद संसद में खड़े हुए कहते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। अगर कांग्रेस ने भूतपूर्व में कोई गलतियां करी हैं, तो क्या आप उसको प्रेजेंट में गलती को रिपीट करेंगे? क्या उन गलतियों से आप जनता का गला घोट देंगे? क्या करना चाहते हैं आप, बताइए। नहीं, किस तरह की व्यवस्था किस प्रकार की थी, पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत ने देखी। ठीक, संसाधनों की कमी पड़ गई थी, लेकिन शुरुआती दौर में इस तरह की स्थिति बनी थी कि संसाधनों की कमी पड़ गई थी। किसी को जानकारी, ये गोल बातें करने से नहीं होगी सर, वो तस्वीर को आप झुठला नहीं सकते। ये हमारे सहयोगी शंभू पहलवान जी ने कहा, उस समय की स्थिति सेकंड वेव का पूरे देश को पता था, पूरे विश्व को पता था कि देश के अंदर इस सेकंड वेव आएगी और लाशों का नरसंहार बच जाएगा। जिन्होंने अपनों को खो दिया, तुम उनकी लाशों पे हंस रहे हो, कहते हो कि माननीय मोदी ने और माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा। क्या अच्छा काम करा? इस भारतवर्ष में गंगा को बहुत ही पूजनीय माना जाता है, उसमें लाशें बहा दिया आपने। किसी ने अपने परिवार को खो दिया, किसी ने अपने माता को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ बना दिया। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए? सब सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसी व्यवस्था दी, जो लोग कोरोना के अंदर एक करके विषय रखे, प्रदेश के अंदर कोई डिबेट जिसमें आप लोगों को खोया ना हो, बाहर ना जाए, है नहीं, बिल्कुल बीपी थोड़ा अपना शांत रखें। इसमें पर्सनल नहीं होना है। आज भी हम उस मंजर को देखते हैं तो हमारी आत्मा झंझोट अंदर से। ठीक है सर, अब आप जवाब देने दीजिए सर प्लीज। इस तरह की व्यवस्था थी, जो लोग अपने परिजनों को खो गए थे, उन्हें मुआवजा देने का काम उन लोगों का उनके धर्म के अनुसार। सर सवाल ये है, व्यवस्था पहले से क्यों नहीं? लेकिन जिस तरह की व्यवस्था माननीय योगी जी ने दी, उसकी सराहना पूरे भारत ने की, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने की। आप बात कर रहे हैं अंतिम संस्कार की। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं थी, शमशान घाट में पर्चियां कट रही थी, जब कहाँ थी योगी सरकार? लोग सड़क पर अपनी लाशें लेकर बैठे थे, रिक्शे में लाशें लेकर जा रहे थे, जब कहाँ थी योगी सरकार? योगी सरकार को जवाब देना नहीं आता है। अगर कोई किसी पार्टी या कार्यकर्ता जाकर विरोध करता है, उसमें मुकदमे लगवा दिए जाते हैं। आप 307 के मुकदमे लगवाते हैं। आप गए थे सर? हाँ, मैं गया हूँ। मुकदमे लग गया आप पे? मुकदमे लगे हैं, मेरे 16 साथी जेल में हैं, ठीक। लखीमपुर खीरी मामले में। उत्तर प्रदेश में कोरोना के समय सबसे ज्यादा बर्बरता अगर किसी प्रदेश में हुई है, सबसे ज्यादा बर्बर मंजर, अगर सबसे ज्यादा बर्बर शासक कोई है, वो योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने लोगों को मरते हुए देखा। वो कहने को देखिए सर, एक प्रश्न यहाँ और उठता है कि महामारी थी, सत्ता पक्ष तो अपना काम कर रही थी, जो भी काम करना है,
लेकिन विपक्ष का एक जनता के प्रतिनिधि होते हुए एक नहीं सर, भूमिका आपने निभाई कहाँ सर? हमने भूमिका निभाई। विपक्ष के कार्यकर्ता, हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, युवजन सभा के कार्यकर्ता ऑक्सीजन दिलाने का काम लोग कर रहे थे। हमने खुद सर कहीं दिखे नहीं। यूथ कांग्रेस NSUI का कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवासन जी, पूरे 3.5 लाख सिलेंडरों को, उन्होंने करीब 2.5 लाख लोगों की उन्होंने मदद की। लेकिन उनके ऊपर क्या दिया गया? उस सरकार ने, केंद्र की सरकार। हाँ सर, उन्होंने मदद की, टीवी पे चमकने के लिए मदद की, राजनीति खेली उन्होंने। मेरठ में तो NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी भी तरह की राहत सामग्री, भोजन सामग्री मुझे कोई वितरित करता दिखाई नहीं। भोजन सामग्री, राहत सामग्री उत्तर प्रदेश में वरन पूरे भारतवर्ष में की बात कीजिए सर। NSUI यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित की गई है। और अगर आप वितरित नहीं की गई तो आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को किस सवाल के घेरे में ला रहे हो भाई? आप खुद आपकी जांच है, आप अपनी जांच एजेंसियों से पूछो ये बात, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तलब करके बोलती है कि अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, ऐसे लोग जो इस देश को सर्वोपरि मानते हैं, ऐसे लोग। एक सेकंड सर बोलिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। इस देश की जनता ने सवाल करने का, अरे अब मुझे बोलने दीजिए। हाँ, आप विपक्ष पे सवाल उठा रहे हैं। इस देश के अंदर पिछले 7 सालों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी इस देश की जनता एक ने मिनट सरकार को- सर, आपकी पार्टी इस प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्ष, क्या किया आपने? क्या किया आपने कोरोना जितने में? मुद्दे हुए हैं, जितने पिछले 5 साल में जितने मुद्दे इस समाजवादी सिर्फ सवाल पूछे या कुछ किया भी? सड़कों पे आए। हमारे जो प्रदेश में सपा के कार्यकर्ता, उन पर सबसे ज्यादा मुकदमे सपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर हैं। जितने भी मुद्दे इस सरकार ने, जितनी विफलता इस सरकार की है, सबको एकदम प्रमुखता से उठाया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया, आप ये पूछिए। आप बताइए, कोरोना काल में क्या उन्होंने लोगों की मदद नहीं की? कि समाजवादी कार्यकर्ताओं ने राशन पहुंचाने का काम नहीं किया? मैं खुद एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक जिला युवजन सभा का। तो नेता ही है, बताइए। मैंने खुद राहत सामग्री लोगों को पहुंचाई है, प्रमाण के साथ मैं आपको दे सकता हूँ। बताइए समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं किया? ये बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल बहुत कुछ किया है। 550 छोटे बड़े दंगे पूरे उत्तर प्रदेश में कराने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश को जंगल राज बनाने का काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने का काम किया, फातिमा के नाम पे लैपटॉप बांटने का काम किया और रानी को लैपटॉप देने का काम नहीं किया, है नहीं? समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया, है नहीं? समाजवाद की बात। भाटी जी अभी मैंने आपको बोलने दिया, आप बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलने दीजिए। किस समाजवाद की? इनका जो बेस है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। आदरणीय अखिलेश जी, चीज को समझिए। पहले सुनिए ना। आदरणीय अखिलेश जी किस समाजवाद की बात? सर, हिंदू मुस्लिम की बात आप कर रहे हैं। आपके नेता कश्मीर चले जाते हैं, आपके नेता जनेऊ पहनने लगते हैं। कश्मीर जाना चाहते हैं। सालों से जनेऊ क्यों नहीं पहना था उन्होंने? हमारे नेता कश्मीर जाना चाहते हैं। इस देश का हिस्सा है कश्मीर। जनेऊ पहनना गलत नहीं है, लेकिन चुनावी क्रियाकलापों के लिए इसका उपयोग करना गलत है। सुनिए, हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह कश्मीर नहीं जाना चाहते कि कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और 1947 से अभिन्न अंग है हमारा। हमारे नेताओं ने कभी ये नहीं कहा कि कश्मीर हमसे अलग है। वो कब अगर चीज करके दिखाइए। सर 1947 पे आप मत जाइए। आप मुझे ये बात बताइए कि भारत का वो टुकड़ा जो पीओके के पास है क्यों है? उस समय कांग्रेस ही थी। भारत का वो टुकड़ा पीओके के पास इसलिए है क्योंकि राजा हरि सिंह, ये आपके फेल्योर के कारण है सर। राजा हरि सिंह नहीं, कश्मीर अभिन्न अंग है मान लिया, लेकिन धारा 370 थोपने का काम भी नहीं लोगों ने किया था, जो इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री को और माननीय योगी आदित्यनाथ। धारा 370 को ये लोग कहते हैं कि धारा, सवाल ये कि कांग्रेस ने इतने शासन किया, वो धारा 370 क्यों नहीं हटाई? धारा 370 का आपको याद है, जब इस देश में आज़ादी आई थी तो सबसे पहले कश्मीर जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी। परमिट की नेहरू जी ने वो परमिट खत्म किया। उसके बाद उसके धारा 370 के कुछ अनुच्छेद के कुछ भाग इंदिरा जी ने खत्म किए, राजीव जी ने खत्म किए, लेकिन सर कश्मीरियों ने इस धारा 370 के तहत खून की नदियां खुद के ऊपर उड़ेली है। फिलहाल क्या स्थिति है? लखीमपुर खीरी तो याद आता है, सोनिया गांधी। सर ठीक है सर, कोरोना पे बंद करते हैं सर। सर दूसरा मुद्दा सर, प्लीज कीप डिस्टेंस। और दूसरा मुद्दा हमारा आएगा धर्म की राजनीति। अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, लोग मंदिर जाते जा रहे हैं। राम मंदिर का तो मसला अब ख़त्म हो गया, उस पर तो बात करेंगे नहीं क्योंकि भाजपा ने इसे
कर दिया इसका काम। एक धार्मिक मुद्दे को बड़ी सफलता से कैप्चर। राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका आदेश दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसका चंदा खाकर उस मसले को कैप्चर कर लिया। देखिए सर आपके शासनकाल में क्यों नहीं हुआ? जवाब ये सुनिए, हमारे शासनकाल में क्यों नहीं हुआ? उसके सबसे पहले राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले कौन थे? आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। नहीं, वही प्रधानमंत्री थे जिनके कांग्रेस के 14 लोग बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ते हैं, वही कांग्रेस के लोग थे। क्या वो आपकी पार्टी के? हमारी पार्टी ने ताला खुलवाया, हमारी पार्टी ने ताला खुलवाया। आप राम आपके इतने ही आदर्श हैं, राम मंदिर के राम आपके इतने ही आदर्श हैं, राम के आपके इतने ही पक्ष में हैं, तो कपिल सिब्बल क्यों मुकदमा लड़ रहे थे बाबरी मस्जिद का? वो उनका व्यक्तिगत विषय है। कपिल सिब्बल एक एडवोकेट है। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? कैसी बातें कर रहे हैं? फिर वो पार्टी में क्यों थे? उनका व्यक्तिगत विषय है। व्यक्तिगत विषय कैसे हो जाता है जब कोई एक पार्टी में रहे? एक मिनट सर, नहीं सर, एक मिनट सर। अगर अभी प्रधानमंत्री जाते हैं किसी देश में तो आप प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं, उनका व्यक्तिगत मसला नहीं हो जाता है? बात कर रहे हैं आपने कहा कि भाजपा की राजनीति या किसी भी दल की राजनीति धार्मिक ज़्यादा कट्टरता इस देश के अंदर फैली हुई है। इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक वर्ग विशेष के लोग एक वर्ग विशेष के खिलाफ नारे लगाते हैं और उनका समर्थन बीजेपी के लोग करते हैं। इस देश के अंदर किसी एक गरीब को केवल वर्ग विशेष का आरोप नहीं, अगर कोई वर्ग विशेष का व्यक्ति इस तरह की नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है और वो लोग जेल भी जाते हैं। मेरा एक सवाल दिल्ली में सीए एनआरसी जो लागू हुआ था उसमें मोहम्मद साद को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली पुलिस सेंट्रल के अंतर्गत आती है। कहाँ है वो आरोपी? कौन सी जेल में? कौन से मुकदमे चल रहे हैं? मेरे सर दिल्ली हम नहीं जाते हैं, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आप उत्तर प्रदेश बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राम मंदिर का जो फंड आप खा गए, राम मंदिर की जमीन। हाँ सर, फंड का मामला आप जवाब। केवल और केवल सर देखिए सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष को शांतिपूर्वक जवाब देने दीजिए। हाँ आप लीजिए बिल्कुल। जो पीएम केयर फंड में इस देश की जनता ने इनके पीएम केयर फंड में जो पैसा जमा किया था, क्या आज तक ब्यौरा इस सरकार ने दिया? क्या प्रदेश सरकार ने दिया या किसी नुमाइंदे ने दिया या किसी विधायक ने दिया? दो प्रश्न। पहले पीएम केयर फंड नहीं, पीएम केयर फंड वाला जो विषय इन्होंने तरुण जी ने रखा है, पीएम केयर फंड की जो नॉर्म्स हैं, अगर उन्हें आप ये पढ़ेंगे, शायद ये पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ेंगे तो पता लगेगा पीएम केयर फंड्स के जो पब्लिक उसे नहीं किया जा सकता इस तरह से। पीएम केयर फंड के तो पीएम केयर फंड में आप पैसा कैसे ले रहे हैं? नहीं किया जा सकता। पैसा पब्लिक का है, पैसा पब्लिक का है। गाड़ी नहीं आएगी आप सर। पीएम के नाम पर फंड क्यों बना रहे हैं? पैसा पब्लिक का है। सर आप प्रश्न कर रहे हैं, जवाब तो देने दीजिए सत्ता पक्ष को प्लीज प्लीज। उसे पब्लिक नहीं किया जा सकता। वो ये तो कह रहे हैं प्राइवेट चैरिटी है वो क्या विषय है, उसके क्या कारण है आप मोदी जी से पूछें। क्या प्रधानमंत्री प्राइवेट है? वो क्या कारण है उसका विषय मोदी जी से पूछें। बहुत सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, वो बड़े तपस्वी हैं, उनका प्रश्न मोदी जी से कीजिए आप। तपस्वी है, वो फोटोग्राफी कराते हैं। जो आदमी अगर अपनी माँ से मिलने जाता है तो 250-250 कैमरे लेके जाता है, अपनी 90 साल की माँ को लाइन में लगा देता है नोट निकालने के लिए। आप अपनी 90 साल की माँ को लाइन में लगा दोगे? नहीं सर, इस तरह के प्रश्न, इस तरह के कमेंट नहीं सर, इस तरह के एक मिनट सर प्लीज सर बिलीव कीजिए ये डिबेट खराब हो जाएगी सर। आप थोड़ा डिस्टेंस रखिए और 1-to-1 कन्वर्जेशन करते हैं ना सर, एक की भी आवाज़ नहीं आएगी सर। भाटी जी एक मिनट, मैं काउंटर कर रहा हूँ, मैं हूँ ना। भाटी जी पर्सनल अटैक मत कीजिए। माँ है उनकी और वो प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर है। नहीं सर प्राइम मिनिस्टर सर मेरी बात सुनिए सर, वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर कैमरा उनके पीछे जा रही है तो वो मना नहीं करेंगे ना। तो फिर पीएम केयर फंड का क्यों नहीं जवाब देते हैं? ये जवाब दीजिए सर। नहीं, मैंने बोला ना, आप मोदी जी से प्रश्न करें। अगर वो अपनी पीएम केयर फंड और राम मंदिर चंदे पे ये लोग फंस चुके हैं। राम मंदिर चंदा का बताइए। एक सेकंड मैं पूछ लेता हूँ। राम मंदिर चंदा, मेरी छोटी सी बात और पूछेगा। अयोध्या पे हमारी पार्टी के पवन पांडे ने खुलासा करा, इनके जो नेता हैं बीजेपी ने, उन्होंने खुलासा करा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अयोध्या में जमीन खरीद ली है और उसको राम मंदिर ट्रस्ट पे 3 गुना 4 गुना 5 गुना दाम पे बेचा जा रहा है। राम के नाम पे लूट मचाई जा रही है। 2.5 करोड़ की जमीन 19 करोड़ में 21 करोड़ में खरीदी। बताओ उस पर क्या जवाब है इनका? सर मैं सरल कर देता हूँ एक मिनट सर पहलवान जी एक मिनट शर्मा जी एक मिनट शर्मा जी
शर्मा जी, शर्मा जी, खड़े होकर झूठ बोलने वाला शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, एक सेकंड, प्लेन खरीदा है, एक सेकंड, शर्मा जी, एक सेकंड। भाटी जी, आपने प्रश्न किया ना, मैं उसका सवाल जवाब तो पूछ लो। लेकिन आप किसानों की बात किए बिना यहाँ से जाइए। मैं सबका बात करूंगा, नहीं ऐसे डिबेट नहीं होता है सर। एक सेकंड, एक सेकंड। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक बात रखना चाहता हूँ। कोरोना का हालांकि मुद्दा आप खत्म कर चुके हैं, उसके ऊपर मैं एक बात रखना चाहता हूँ। हमारे एक माननीय हैं, एमएलसी रहे हैं, एमएलसी हैं अभी, हमारे मेरे आदर्श हैं ठाकुर साजन जी, सुनील साजन जी। उन्होंने अपने विधान परिषद में एक मुद्दा रखा चेतन चौहान जी का। चेतन चौहान जी कितने हमारे खेल मंत्री रहे हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, कोरोना में उनका स्वर्गवास हो चुका है। एक डॉक्टर ने उनसे इतनी बुरी तरीके से वहाँ ट्रीट करा, एक खेल मंत्री को ऐसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? भाजपा सरकार ने क्या उस पर लिया? ये सर जवाब दो प्रश्न सर। एक पहला प्रश्न तो ये रहा सर, हाँ, और दूसरा प्रश्न भाटी जी का था। आदरणीय अभी ये सुनेंगे तो मैं बोलूँगा ज़रूर, है नहीं? सर प्लीज हाँ। जवाब तो सुन लीजिए। जवाब लीजिए आप, बिल्कुल लीजिए। आदरणीय चेतन जी जो खेल मंत्री भारत सरकार, वो उत्तर प्रदेश सरकार थे और देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय सर इतनी लंबे सर एक सेकंड, सर एक मैं बता सेकंड रहा कर रहा हूँ ना सर। अंतर्राष्ट्रीय- नहीं सर, आप नहीं सुनिए। सर, नहीं सर, इतनी लंबी बात नहीं। मुझे ये बताइए दुर्व्यवहार क्यों? वो इंसान जो इतने बड़े प्रोफाइल का इंसान है, वो कहीं प्राइवेट जाके भी इलाज करा सकता था, लेकिन एक सामान्य अपनी जिस सर भाटी जी जवाब देंगे। जिस कंसिस्टेंसी से वो लोग चुन के आते हैं, उसी कंसिस्टेंसी में मेडिकल में अपना इलाज करा रहे थे, हैं? तो क्या गलत कर रहे हैं? सर दूसरा आरोप सर। मैं आपके बारे में ये कहूँ कि भाटी जी अभी आपके दूसरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया है सर। 1 to 1 तो कीजिए सर। कोई देश का जो खेल मंत्री है प्रदेश का, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा इलाज ना मिल, उसे अच्छा इलाज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खेल मंत्री होने के पश्चात नहीं मिला, तो इस प्रदेश के अंदर आम जनता की क्या हालत होगी? आप पूछें इनसे, जवाब लीजिए। इस प्रदेश का आम आदमी त्रस्त हो चुका है। जिन खेल मंत्री की ये बात कर रहे हैं, उनके इलाज की, उनके स्वास्थ्य की पल पल चिंता, पल पल रिपोर्टिंग माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। ये कैसे कह सकते हैं? मैं बताता ठीक हूँ। है सर, ठीक है, ये बहुत बड़ा सर, ये डिबेट का मुद्दा है, ये इसमें डिबेट चलता रहेगा सर। एक सेकंड सर, लखीमपुर मामला, एक सेकंड सर, एक सेकंड नहीं, लखीमपुर पे मैं जाता हूँ। अयोध्या पे जवाब बड़े बड़े मंत्रियों ने इनके दे दिए और स्पष्ट भी कर दिया, आरएसएस ने भी स्पष्ट कर दिया। सवाल सर, लखीमपुर में इस तरह क्यों रौंदा गया किसानों को आपके ही मंत्री के बेटे द्वारा? वो जांच का गृह राज्य मंत्री बेटे, वो जांच का विषय है, एजेंसियां जांच कर रही है नहीं? लेकिन एक वीडियो, लेकिन सर जांच का विषय है मेरी सांत्वनाएं उन लोगों के साथ हैं, है नहीं? सर देखिए, जांच का विषय तो सब कुछ है, जांच तो होगी ना। मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ हैं जो मरे हैं और जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत के अंदर रहते हैं, भारत का खाते हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। केवल मेरी संवेदना इसलिए उनके साथ है। मैं अपने पांचों पैनलिस्ट से एक बात कहना चाहता हूँ। ये 1 to 1 कन्वर्जेशन है, अगर सब एक साथ बोलेंगे देखने वाले भी नहीं देख पाएंगे, तो 1 to 1 कन्वर्जेशन करते हैं ना। और दूसरी बात है कि लखीमपुर का मामला था, इसको आप भटकाइए मत, आप सीधा जवाब दीजिए। एक सेकंड, मैं बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूँ। उन लोगों की सांत्वना है मेरे साथ, मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ है, हमारी पार्टी। देखिए सर, सांत्वना तो सरकार की एक आम आदमी की भी होती है। एक सेकंड, उन लोगों के साथ सर, हैं जो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सर आपके मंत्री के बेटे जिम्मेदार थे? नहीं, अभी वो जांच का विषय है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। अच्छा, जो हुई वो क्या था? कैसे कह सकता हूँ? जो हुई वो क्या था? वो एक घटना है जो घटी, बहुत दुखद घटना है नहीं? जिसको लेके वास्तव में हमारे लोगों के, पार्टी के लोगों के अंदर बहुत दुख का विषय है नहीं? उसकी जांच चल रही क्या है। लगता है आपको उत्तर प्रदेश 2022, एक सेकंड, 2022 चुनाव में इसका इफेक्ट होगा बीजेपी पे? अभी जांच के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई मुद्दा हावी नहीं रहने वाला। एक बात पूछना चाहता हूँ सचिन जी, एक बात सर आपसे एक प्रश्न, एक आरोप आपकी पार्टी पे भी, जो आपकी प्रियंका गांधी हैं, जो आपकी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव है, वो राजनीति करने गई थी। गरीबों के अगर आंसुओं को पोंछना राजनीति है, तो हाँ, हम हक के साथ कहते हैं हमारी नेता राजनीति करने गई थी। उन्होंने वहां जाकर गरीबों के आंसू पोंछे, उन किसानों के लिए न्याय की मांग की। झाड़ू देते हुए तस्वीर खिंचवाना भी। सचिन जी, इन्होंने कहा जांच का विषय है, अगर कोई आदमी किसी को थप्पड़ मार दे तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है।
अगर कोई सामान्य आदमी किसी को थप्पड़ मार दे सर थप्पड़ मारने वाला दिखना भी तो चाहिए ना। एक सेकंड सर, थप्पड़ मारने वाला दिखना भी चाहिए सर। उस वीडियो में स्पष्ट तरीके से दिखाया जा रहा है कि इनके जो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया, नरसंहार मचा दिया। और सर वो गिरफ्तार है, जांच हो रही है। सच एक बात हो, क्या देश के गृह राज्य मंत्री होते हुए इस मुद्दे की स्पष्ट जांच हो सकती है? इनसे मैं जवाब मांगना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। देश के अंदर लोकतंत्र आज भी कायम आपने है उनको अभी है ना? हटाया और इस तरह का फोटो जिसमें आदरणीय गृह राज्य मंत्री जी या फिर उनके पुत्र की कोई ऐसी फोटो प्रकाश में आई हो, है नहीं, कोई ऐसी फोटो प्रकाश में नहीं है। जांच का निलंबन क्यों नहीं करा? बर्खास्त करें उसे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं सर, ये कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि बर्खास्त करने कोई अपने पार्टी के मंत्री को बर्खास्त नहीं कर देगा। कांग्रेस के कहे से आदरणीय क्या नाम है किसी के भी कहने से किसी मंत्री के आधार पर आदरणीय गांधी जी के जांच का विषय है, जांच चल रहा है। आदरणीय गांधी जी के कहने से, प्रियंका गांधी के कहने से कोई बर्खास्त नहीं हो, कोई गलत और सही साबित नहीं होगा। ना तो वो कोर्ट है, ना वो न्यायालय है, ना कोई वो जजमेंट करने वाली है। लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। अगर कोई नेता किसी पार्टी, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उनसे मिलने जा रहे हैं तो उनको क्यों रोक मिलने या राजनीति करने? मिलने, सांत्वना देने। वो अगर मामला, एक सेकंड सर, लखीमपुर मामला, एक आरोप सपा पे भी, एक आरोप कांग्रेस पे भी लगता रहा है। प्लीज सर कीप डिस्टेंस। आरोप लगता रहा है, आरोप ये कि लखीमपुर का जो मामला था एक गर्म तावा था और उस पर कांग्रेस और सपा दोनों अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के काम कर रही थी। अगर क्या काम बिल्कुल है सर, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकना नहीं है। अगर मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीति करनी होती तो वो सांत्वना देने बाद में न जाते, वो उनको पैसे न दे के आते। मनीष गुप्ता की हत्या कर दी जाती है, भाजपा सरकार क्या उनका कोई निलंबन करने के बाद उनकी गिरफ्तारी करती है? गिरफ्तारी क्यों नहीं? वो जांच का विषय अभी जांच चल रही है। उसकी वीडियो आ चुकी है। आपने बात इस देश के किसानों की करी, अन्नदाताओं की करी। इस देश का किसान पिछले 10 महीने से बॉर्डर पे बैठा है। 600 किसानों ने शहादत दे दी। देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट तक नहीं करी, एक ट्वीट तक। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोरोना हो गया तो देश के प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए जल्दी से स्वस्थ होए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उस पर ट्वीट करने के लिए उनको टाइम है। मैं कहता हूँ ना मिलिए। एक कम से कम एक मानवता के नाते, एक सामान्य व्यक्ति के नाते, आप व्यक्ति हैं, एक देश के प्रधानमंत्री होने से पहले एक सामान्य व्यक्ति हैं, मानव हैं। आप में करुणा बची है कि नहीं बची है इस देश का? सर आरोप प्रधानमंत्री पे, एक सेकंड सर, आरोप प्रधानमंत्री पे 10 महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, ना एक बार मिलने गए, ना ट्वीट किया। 600 किसानों की शहादत हो गई। अभी लखीमपुर वाला मामला आरोप। केवल बातचीत का माध्यम यस या नो नहीं होगा। बातचीत के लिए कई बार नरेंद्र सिंह तोमर के पैनल में संजीव बालियान जी भी उनके पैनल में शामिल थे। कई बार बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में कहता हूँ, जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठा है, जो लखीमपुर के अंदर दंगे भड़काने का काम करता है, लाशों पर राजनीति करने का काम करता है, विपक्ष जो फंडिंग कर रहा है केवल और केवल नकली किसानों पे कर रहा है। इस देश का किसान आज भी खेत खलिहानों में काम कर रहा है। इस देश का किसान आज भी मजदूरी कर रहा है। बॉर्डर पे कौन है? इस देश का किसान आज भी लोगों के पेट को भरने का काम कर रहा है। किसान को इतनी फुर्सत ही नहीं है। आपने मनीष गुप्ता का टॉपिक उठाया, आपने मनीष गुप्ता की बात उठाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें राहत राशि दी, उनके मरने के उपरांत उन्हें मुआवजा मिला। भाजपा के लोगों ने होर्डिंग लगवा के पूरे शहर के अंदर ये बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मरने वाले मनीष शर्मा को इतनी राहत दी है और इसको हम धन्यवाद करते हैं। किसी की मौत के उपरांत आप उसे राशि देकर मौत पे राजनीति, मौत पे राजनीति नहीं की, वो तो समाचार पत्रों में भी छपा है। कितना मुआवजा उसे सर आरोप, एक सेकंड सर, एक सेकंड। मौत के सौदागर हैं ये। जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लगा, और जिसने लगाया वो भाजपा का पदाधिकारी हो ही नहीं सकता। भाजपा के मोदी योगी के फोटो लगे। आप किस दुनिया में रहते हैं शंभू जी? जरा इस देश की मीडिया को इनसे सुनिए। ये है स्वतंत्र मीडिया, ये इस देश की आवाज आपके सामने उठाने का काम कर रहे हैं। आप इस देश के खेमे पत्रकार को मत सुनिए। नहीं सर, पर्सनल अटैक नहीं, बताइए। कौन से आप पत्रकारों की बात कर रहे हैं? शंभू भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट और असली का फर्क कर रहे हैं। ये जो खड़े हैं लोग, ये नौजवान साथी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, असली और नकली का सर किसान वाला मुद्दा था सर, आपने जवाब नहीं दिया सर। आपने जवाब, एक सेकंड सर आप लोग देखिए देखिए सर, भाटी जी, एक सेकंड भारद्वाज जी, जवाब सुनना। देखिए
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, और आतंकवादी है क्या, आप बताइए। खालिस्तानी आतंकवादी है जो और आतंकवादी, ये बताइए। आप किसान को आतंकवादी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आतंकवादी बोल रहे हैं। जो खालिस्तान का समर्थन करेगा आतंकवादी है। और जो लोग गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं वो नकली किसान है, नकली किसान है, नकली किसान है। उनके पास क्या जमीन नहीं है क्या? वो 1 लाख बार कहूँ, 1 बार कहूँ, वो नकली किसान है। हम कहते हैं जो हिंदू राष्ट्र का इस देश के संविधान का समर्थक ना हो, जो इस देश में हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहता वो हमारे लिए संघीय आतंकवादी हम कहते हैं। हम आप कहते हैं किस लोकतंत्र की बात करते हैं? विपक्ष हमने भी देखा है, सरकारें हमने भी पहली बार देखी है। एक युवा होने के नाते मेरे साथ भी एक व्यक्तिगत घटना ये करी, जब सीआर एनआरसी वाला या किसानों का कोई भी मुद्दा लेके हम कमिश्नरी चौपले पर खड़े हो जाते हैं तो बिना बताए, बिना कुछ सुने, बिना ज्ञापन लिए एक जीप आती है और हमें सबको ऐसे आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाता है और हमें सब लोगों को भर के और सिविल लाइन थाने में आप बंद दीजिए किया सर, जाता है। विपक्ष की स्वतंत्रता को आपने खत्म कर दिया। नहीं, विपक्ष की किसी भी तरह की कोई स्वतंत्रता को ना तो खनन पहुंचाने का काम, मुकदमे लगे हैं, मुकदमे लगे हैं। हमारे पास जवाब है, इस चीज का प्रमाण है। लोकतंत्र के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन सभी लोग करते हैं, हम लोग भी क्या करते थे। लेकिन अगर लोकतंत्र के दायरे से बाहर रह के आप शहर को जलाने का काम, शहर को जलाने का काम करोगे तो मुकदमे भी लगेंगे और जेल भी जाओगे, जेल भी जाओगे और मुकदमे भी लगेंगे। अगर शहर को जलाने का काम करोगे, दंगा भड़काने का काम। मैं इसका जवाब दूंगा। मतलब जो ज्ञापन देने जाएगा वो आतंकवादी होगा। सचिन जी, सर हल्ला करने से नहीं होता है ना सर। मैं इसका जवाब दूंगा। बहुत अच्छे से एक आप लोग इतने बड़े बड़े पार्टी के नेता हैं सर। सभी आतंकवादी एक नहीं साथ सर, नहीं हो सकते जो सर। है। वो अकेला ही काफी होता अगर ये आतंकवादी हम लोगों को भी फिर बता शर्मा रहे। जी पीछे और निश्चित रूप से कितने ही शर्मा मुकदमे जी। लगाए, विरोध करना बंद नहीं करेंगे। शर्मा जी प्लीज। जब ये जवाब विपक्ष देना का चाहता विरोध यहाँ बात लोकतंत्र की हो रही है। हमारे मान्य एक सेकंड भाटी जी, कुछ जवाब देना। मैं जवाब दे रहा हूँ धरने का। इन्होंने एक्सेप्ट तो किया, ये धरने देते थे। बताइए आप पे कितने मुकदमे लगे हैं? विपक्ष में जब आप रहे हैं आप पे कितनी 307 लगे हैं? 1200 का रहा है। वही स्मृति ईरानी जो 50 रुपए बढ़ने पर बैठ जाती थी धरने पे। नहीं, धरना प्रदर्शन करने से किसी पे मुकदमा सिद्ध तो नहीं होता। लोकतंत्र के दायरे में धरना प्रदर्शन जो करता है वो कैसे जेल चला आरोप है लोकतंत्र के दायरे में नहीं। इन्होंने बात करी कि लोकतंत्र में विपक्ष की, जेल में सुन लीजिए बवलाइए मत, सुन लीजिए। इन्होंने बात करी कि इस देश के अंदर, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, की आवाज उठा रहे थे। विरोध करने का अधिकार। उसके ऊपर पुलिस ने गलत रुकिए क्या लीजिए सर, क्या लीजिए, क्या कह रहे थे? कुछ साथी, हमारे छात्र नेता साथी, उत्तर प्रदेश में जब लखीमपुर वाली घटना हुई तो वो लोग उत्तर प्रदेश के सीएम का पुतला फूंक रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपने आप को बीच में पार्टी बनाते हुए, कहा जेल में है जी वो जेल में है। पुलिस सीएम के पुतले के साथ साथ इस देश के लोक सेवक को, इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने का काम वो लोग कर रहे थे। वो नौजवान समाजवादी साथी कर रहे थे। वो समाजवादी साथी इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने का काम कर रहे थे, जो फोटो भी प्रकाश में आया, समाचार पत्रों ने छापा भी। उसका एक पैर पूरा जल चुका था, उसका पूरा पैर जल चुका था। उसके ऊपर एक गलत मंशा से तेल को फेंक कर तिल्ली लगाने का काम इनके समाजवादी साथी। अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मुकदमा उन लोगों के ऊपर लिखा गया। वो सिर्फ पुतले को जलाने आए थे। पुतला जलाना इस सरकार में गुनाह है क्या? 307 लगता है क्या? उन्होंने स्पष्ट कर दिया आपने पुलिस वालों को जलाने का प्रयास किया। नहीं, राजस्थान क्यों नहीं जाती है प्रियंका जी? राजस्थान के बारे में एक भी राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था, दलितों का अधिकार सुरक्षित है। 5 आरोपी आपको पता है राजस्थान में किसानों पे लाठियां चली है? जी, उसके लिए दोषी अधिकारी क्यों नहीं गए थे? प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? उस बारे में जांच चल रही है। प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई थी? उस पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम। गोल गोल बातें मत कीजिए। प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई? प्रियंका गांधी जी वहां पर जाएंगी निश्चित रूप से। और लखीमपुर चूंकि चुनाव नजदीक है और पार्टी विपक्ष में है तो अपनी सरजमी तलाशने के लिए लखीमपुर चली गई। राजस्थान क्यों नहीं गई? वही किसान वहाँ थे सर। वहाँ पे हमारे प्रतिनिधि अशोक गहलोत जी ने आप जवाब नहीं दे पाए इसके सर। यहाँ मुद्दा उठा कि यहाँ भी सर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार विपक्ष को है कि नहीं है? अभी मोदी जी अमेरिका होके आए, वहाँ की उपराष्ट्रपति ने बहुत बुरी तरह मोदी जी को लोकतंत्र के ऊपर लताड़ा है। इनसे कहा है कि अपने देश के अंदर लोकतंत्र को संभालिए। तुम्हारे देश के अंदर लोकतंत्र का क्या हाल है? और इन्हीं के, जब ये विपक्ष में थे, जब भाजपा विपक्ष में थी, इन्हीं की सुषमा स्वराज ने संसद में खड़े होकर 2012 में कहा था
नहीं सर, नहीं सर, अमेरिका के कह देने से कुछ नहीं होता है। अमेरिका खुद अपनी लोकतंत्र देखे। जवाब दीजिए। अमेरिका तय करेगा क्या इस देश का लोकतंत्र कैसे चलेगा? अमेरिका तय करेगा या अमेरिका तय करता है तभी आप नमस्ते। ठीक है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। वो एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। सचिन जी मेरी बात, लोकतंत्र में लोकतंत्र में सबसे बड़ा मंदिर संसद होता है और उसी संसद में खड़े होकर माननीय हमारी देश की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि देश में प्रदर्शन करना, वेल में हंगामा करना तक विपक्ष का संपूर्ण अधिकार है। पूछिए इनसे कहा था कि नहीं कहा था? सुषमा स्वराज ने संसद में खड़ा होकर कहा था जब वो विपक्ष को रोका गया क्या? सपा को हमेशा रोका जा रहा है। प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, प्रदेश के अंदर सबसे सक्रिय पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी है। इस लखीमपुर खीरी में जितने सबसे ज्यादा मुकदमे हुए हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश के अंदर लोकतंत्र एक हंगामा और हाय हल्ला और कागज के टुकड़े फेंकने का स्थान नहीं है। तो आपकी देश के अंदर आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 के अंदर उस देश की पवित्र संसद के अंदर घुसकर सबसे पहले उस पे माथा टेकने का काम आदरणीय मोदी जी ने उसी संसद को बिखवाने का काम, उसी संसद को उस संसद को सर इनका कहना है, एक सेकंड भारद्वाज जी, एक सेकंड भाटी जी, एक सेकंड। इनका कहना है कि एक नीति के दायरे में रह के करना चाहिए। आपकी जो पार्टियां हैं वो नीति से बाहर हो गई। इसका जवाब मेरे पास, इसका जवाब मैं दूंगा। जब आप विपक्ष में थे, आप अपनी प्याज की माला पहनाने प्रधानमंत्री हो जाते थे, और अगर आज कोई सिलेंडर लेकर महंगाई पर विरोध कर रहा है तो आप क्यों उसको मुकदमे लगवा रहे हैं? महंगाई बड़ा मुद्दा सर, जवाब देखिए। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन देश के अंदर कितना बड़ा डेवलपमेंट, जहां पूरे देश के अंदर यूपीए 1 और 2 की सरकार में 5 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बनती थी। आज 30 से तो सुनने का संयम नहीं है ना, धैर्य नहीं है लोगों को, है नहीं। 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का काम आदि मोदी जी और नितिन गडकरी जी का। क्या आप डेवलपमेंट के नाम? मेरा सवाल ये है कि देश में पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया? नहीं सर, वो तो जवाब ले रहे हैं। हाँ, मैं एक बात और, जब इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा जाता है कि देश में प्याज के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, उनका जवाब सुन के आपको हंसी आएगी। मैं तो प्याज खाती ही नहीं। पेट्रोल पे मेरा एक सवाल सर, पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं? पेट्रोल पे जीएसटी की बहुत जल्द तैयारी सरकार कर रही है, विचार कर रही है, बहुत जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। बहुत कुछ ऐसा ना सर मैं प्रश्न कर रहा हूँ, एक सेकंड। डिबेट बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, इन लोगों से कहें चिल्लाएं ना। बहुत जल्द केंद्र सरकार के बहुत सूझबूझ वाले। देखिए सर, अगर सत्ताधारी पार्टी है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। मैं आपके सवाल को वहाँ लेकर जा रहा हूँ सर। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक भी सवाल। सर मेरा काम तो पूछना है सर। मैं तो डंके की चोट पे पूछ रहा हूँ सर, बताइए। जीएसटी पे विचार कर रही है। जीएसटी क्यों नहीं? जीएसटी पे विचार कर रही है, जैसे कब तक विचार करेगी? जब तक जनता की पॉकेट ढीली हो जाएगी। जैसे बहुत सारे उत्पादों पे जीएसटी में लाने का काम। सर ये गोल गोल बातें हो गई, ये गोल गोल बातें हो गई। पहलवान जी एक सेकंड, बीजेपी से आप, ये गोल गोल बातें हो गई। आप अपने सरकार का पक्ष रखिए। जीएसटी क्यों नहीं? कब? जब जनता की पॉकेट ढीली हो जाएगी तब। बहुत जल्दी जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को भी सरकार लानी है। बहुत जल्दी लाने जा रही है, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये देश के अंदर मोदी जी ने 2014 में कहा था अगर इस देश में सर 15 लाख में आप बहुत पीछे चले गए। अमित शाह ने कह दिया ये चुनावी जुमला था। मैं उस बात का जवाब देता हूँ। चुनावी जुमला किसी भी, जब किसी भैया जब किसी राजनेता ने कहा कि देश की प्रति व्यक्ति की जेब में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, इस देश की जनता को उस जुमले पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। भरोसा ये आप दूसरा टॉपिक बात। मैं दूसरे टॉपिक, मैं काले धन पे बात करता हूँ। काले धन तो इस देश का बड़ा मुद्दा है सर वो ये सारे मुद्दे एक ही जगह है। 15 लाख काले धन। इस देश के अंदर एक नई यूएन की रिपोर्ट आई है, शायद यूएन की है, मुझे पक्का इस बात का कंफर्म नहीं है। 250 गुना काला धन बढ़ गया है, 250 गुना। मैं पहली बात का और आदरणीय नीतीश जी जो है मेरे छोटे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। इन्होंने कहा 2014 के अंदर मोदी जी ने बड़े मंच की बड़ी रैली से और लाखों लोगों में बोला 15 लाख रुपए देंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने कहा केवल चुनावी जुमला था, लेकिन उसके बाद भी 2019 में उससे बड़ी जीत के साथ आदरणीय मोदी जी को इस दोबारा देश का प्रधानमंत्री। इस रिपोर्ट का क्या कहेंगे सर? 250 गुना काले धन पर कोई रिपोर्ट नहीं है। मैं ऑफिशियल प्रमाण देना चाहता हूं। बाबा साहेब ने भी अपने लेखों में कहा था
11 साल के बाद अपनी करेंसी को, देश को बदलना आप मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं, सत्ता पक्ष का पक्ष लगा रहे हैं। नहीं, आप पूछिए सर। मैं कह रहा हूँ भैया सचिन जी, इन्होंने कहा कि अब मेरा आपके पास कोई सख्त सवाल तो होनी चाहिए, पूछिए सर आप सवाल। एक सेकंड सर, यहाँ कर लेते हैं फिर आपके पास आते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि 11 साल के अंदर करेंसी बंद हो जानी चाहिए। मैं नोटबंदी बंद नहीं होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए। ठीक है, अरे ठीक है सर, ठीक है, बदल जानी चाहिए, बदल जानी चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने मान लिया, करेंसी चेंज करी, नोटबंदी हुई, लेकिन नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? 99% काला धन, जितना भी धन था वो वापस आ गया, तो काला धन बचा। तब आती है जब आपके चुनाव आते हैं, चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो। जिला जब ये बीमारी थी तो क्यों जिला पंचायत का चुनाव करवाए जिसमें लाखों लोग मेरठ से भी मरे? उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पूरे देश के अंदर कोई ऐसा साल जाता होगा जिस साल चुनाव ना होता हो? मेरा प्रश्न है इनसे, युवा साथी। नहीं, मैं एक बात जवाब सर, इस पे पार्टी ने कह दिया है चुनाव आयोग स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं। कोई पार्टियां या फिर कोई सरकार चुनाव नहीं कराती है सर, ये इसका जवाब दे दिया गया। मेरा जवाब लीजिए काले धन के ऊपर कि 250 गुना काला धन कैसे बढ़ गया और नोटबंदी के फायदे गिनवाइए। सर वो कह रहे हैं ये तथ्यहीन है। नोटबंदी के फायदे गिनवाइए। सचिन जी, पैसा वापस आ गया। नीतीश, सचिन जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे देश की आम जनमानस की कमर तोड़ के रखती नोटबंदी ने। मेरे प्यारे भाई शंभू पहलवान जी ने कहा बहुत जल्दी पेट्रोल को जीएसटी में दायरे के लाने की बात चल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही जीएसटी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, उसमें मना कर देगा कि पेट्रोल को हम जीएसटी के दायरे में ला ही नहीं सकते। उन्होंने कह दिया है लाएंगे। ऐसी किसी कैबिनेट की कोई बातचीत समाचार आप पत्रों में उन्होंने पढ़ी हो तो ऑफिशियल करें। ठीक है, आप कह रहे थे नोटबंदी के बारे में बताइए। नोटबंदी ने इस देश के आम जनमानस की कमर तोड़ दी, ये सच्चाई है। नोटबंदी के इन लोगों ने कितने फायदे गिनाए? देश में आतंकवाद रुक जाएगा, देश में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। आतंकवाद भी बढ़ा है नोटबंदी के बाद, भ्रष्टाचार। बाबा साहब को झुठला रहे हैं आप? बाबा साहब को नहीं जुट रहे, बाबा साहब के सिद्धांतों को ये लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधानों को खत्म करने का। 74 साल में आपने बाबा साहब की बात को नहीं मानी, करेंसी चेंज करने की। इन्होंने मानी तो आपको मोदी जी मिर्ची लग रही है। बस मेरा सवाल सिर्फ ये है कि नोटबंदी बस 2 मिनट ये लोग बता दें, ये सरकार एक फायदा ये बता दें कि सर मैं तो वैसे भी कम बोल रहा हूँ क्योंकि आप सत्ता लोग हो, आप किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। सिर्फ आप हमारी आवाज दबाओ। मेरे बहुत ही प्रिय साथी शंभू जी, सिर्फ एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, केवल इस नोटबंदी का मुझे एक फायदा ये गिना दे कि क्या हुआ उसका फायदा। एक फायदा इस नोटबंदी, जी पूछो, इस नोटबंदी का इस देश को कोई फायदा नहीं हुआ। जी, कांग्रेस का आरोप लग रहा था कि भैया, लगाता हूँ इनके ऊपर, इन लोगों ने जो पेट्रोल को कम करने का, इन लोगों ने जो देश का हमारा मुद्दा नहीं दिख रहा आपके पास, बताइए सर। एक प्रश्न तरुण जी ने किया, बहुत शांतिपूर्वक, आप सब लोग सुने तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा था नोटबंदी के क्या लाभ हुए, तो मैंने बताया था पहले भी आपको। बाबा साहब ने कहा था 11 साल के अंदर करेंसी को चेंज करना चाहिए। नोटबंदी के लाभ मैंने बोला ना, आप सुनिए, सुनने का संयम रखना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, आप बताइए। इन्होंने बोला था आतंकवाद रुक जाएगा। यूपीए 1 और 2 की सरकार में जब गोली चलती थी तो 4-4 पन्नों की रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती थी कि गोली सरहद से कितनी दूरी से चली है, चलेगी नहीं चलेगी, चलानी पड़ेगी। लेकिन 2014 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद राजनाथ सिंह के एक कहने पे इधर से नोटबंदी के फायदे, सर नोटबंदी के फायदे, इधर से एक सैनिक मरता था, उधर के सर नहीं, एक सेकंड, भाजपा नेता पहलवान जी, आप बात एक सेकंड पहले एक प्रश्न के तो जवाब दे ले। सत्ताधारी से आप लोग जवाब भी चाहते हैं और प्रश्न के प्रश्न दाग रहे हैं। सर एक सवाल का जवाब, नोटबंदी के 5 फायदे आप गिना दीजिए, इसके अलावा आप कहीं जंप नहीं करेंगे। नोटबंदी के काफी लाभ, ठीक है, बताइए। काफी लाभ हुए। काफी लाभ कहने से नहीं हो जाता ना सर, ये तो वही हो जाता नहीं सर, ये तो वही हो जाता बच्चों वाली जवाब। एक सेकंड सर एक बता सकता हूँ, मैं नुकसान बता सकता हूँ। 5 नहीं 15 नुकसान बता सकते हैं। इस देश में जब नोटबंदी हुई, सर जल्दी बताइए वक्त। सर मेरे पास तो आप इतनी देर से नहीं आ रहे, अगर मैं बोलने पे लग रहा हूँ तो अब आपको जल्दी हो रही है।
मुद्दा नहीं था सर ना, एक सर तरफ- सर मेरी बात बताइए ना, मैं बता रहा हूँ ना उसका नुकसान क्या हुआ। जो इस देश की जनता ने अपना पैसा सिक्योर किया हुआ था, अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर की हुई थी, वो इन्होंने साबित किया कि ये काला धन है। आप उसका लाभ तो बताइए, हम लोग नुकसान बता रहे हैं। जो हमारे पास में करेंसी थी, जो हमारे पास में नोट थे, वो केवल पानी बीजेपी के पास जो प्रॉपर्टी थी उसको सिक्योर करने का काम इनकी करेंसी को जब्त करने का काम तो सरकार ने नहीं किया था ना। हमारे पास काला धन नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ जब्त नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ जब आपने रात के 12 बजे कह दिया कि करेंसी का कोई लाभ नहीं है, सचिन जी इसका नुकसान आ जाता हूँ। मेरे पास एक इस चीज़ का मेरे पास एक बहुत ही वाजिब प्रश्न है। इन्होंने कहा नोटबंदी से ये फायदे हुए, वो फायदे हुए, आतंकवाद की कमर टूट गई। पुलवामा हमला हमारे इस देश पे एक बहुत ही काला था। आप उसकी जांच तक नहीं हुई आज तक। नहीं, उसकी जांच सरकार एक सेकंड सर, एक सेकंड पुलवामा हमला पे बीजेपी पे आरोप, सुरक्षा को लेकर आरोप। गाड़ी कहाँ से आई, आरटीएफ कहाँ से आया, उसकी आज तक देश के इतिहास कोई जांच क्यों नहीं हुई ये है? क्या ये कोई व्यवहार है? सर मैं ये कह रहा हूँ देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। उस देश सुनिए, उस पुलवामा हमले की हम निंदा करते हैं, है नहीं, लेकिन देश के अंदर पहली बार ऐसा होता है कि देश की सेना, है नहीं, माननीय मोदी जी के रहते नहीं सर, देखिए नहीं सर पहलवान जी ऐसे नहीं। एक सेकंड सर, ऐसे डिबेट नहीं होगा। बाटी जी मैं पूछ रहा हूँ, आपका ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए पुलवामा हमला हुआ, सुरक्षा क्यों नहीं उन जवानों की? वो भी कैंट में उस हमले की, उस घटना की पुरजोर निंदा करते हैं, लेकिन देश के इतिहास में हुआ भी सेना के काफिले में दूसरी गाड़ी की एंट्री कैसे और क्यों? वो उसमें जांच चल रही है, कोर्ट में है। जांच नहीं हो, जांच चल रही है। ये जांच कब तक चलेगी? ये जांच चल रही है, जल्दी वो निर्णय। लंबित मैं कह रहा हूँ कि जब इस देश के अंदर पुलवामा हमला हुआ, वो गाड़ी कहाँ से आई, उस गाड़ी के अंदर आरडीएक्स कहाँ से आया, उसकी कितनी जांच हुई? उसमें आज तक 4 सीट तक दाखिल नहीं हुई है सचिन जी। और दूसरी बात, एक सवाल और लीजिए, जब पठानकोट में हमला हुआ, वो देश का एक बहुत बड़ा विषय है जिसकी बार बार निंदा देश के सभी बड़े लोगों ने की। कौन थी सर आपकी सरकार? जो चार्जशीट का विषय, सुरक्षा में फेल, जो चार्जशीट का विषय है, जो चार्जशीट का विषय है, वो कोई इन पर 307 का मुकदमा नहीं है कि 80 और 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगेगी। सर मानेंगे नहीं सर, सुरक्षा में फेल। उसमें जांच चल रही है, कुछ ना कुछ खामियां रही हैं। सर मैं पुलवामा पे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे पूछने दीजिए। प्रश्न ये कि जब सेना का काफिला जाता है तमाम सुरक्षा उसे दी जाती है, बाकायदा वायु सुरक्षा भी दी जाती है, आपकी सरकार ने क्या किया? खामियां चल रही हैं और जो भी सर खामियां क्यों? जैसे देश की न्याय व्यवस्था में सरकार फेल थी सर? सरकार बिल्कुल फेल नहीं थी, लेकिन हम पुरजोर निंदा करते हैं, कुछ ना कुछ खामियां रही है, जो दोषी होगा ठीक है सर। नहीं सर, मुद्दा जंप करते हैं अब हम इस पे आते हैं। चुनाव नहीं सर, चुनाव काफ़ी नज़दीक है। ये बताइए मुझे कि जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है, राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो चुका है, मुद्दा क्या रहेगा कांग्रेस का? मुद्दा रहेगा जो इनकी विफलताएं हैं उन लोगों के बारे में, जो ये सरकार नहीं कर पाई है। इस सरकार ने जो वायदे किए थे वो सर ये गोल गोल बातें करने से नहीं होगा ना, आप वादे की चाहे नहीं। किसानों की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे युवा की बात हो, वो सारे वायदे हम पूरे करेंगे। रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, इस प्रदेश में योगी की जो गुंडे पाले हुए हैं, एक बिरादरी विशेष को उन लोगों ने सर आरोप नहीं सर, आपके मुद्दे क्या रहेंगे? आपके पास मुद्दा नहीं है सर, आप कहेंगे बात करने नहीं आते हैं, आपके पास मुद्दा नहीं है, आप आरोप करते आरोप लगाते हैं। बताइए। मैं समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं अपनी समाजवादी पार्टी के मुद्दे जो इस प्रदेश में त्राही त्राही मची है, महंगाई, बेरोजगारी, कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे हर साल, कितनी नौकरियां दी बताइए? और इस देश के सर आप अपने मुद्दे की नहीं, अभी प्रश्न मत हमारा पूछिए। कि ये प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी इस प्रदेश का। प्रश्न मत पूछिए। किसान इस प्रदेश का प्रमुख मुद्दा है। देश किसानों की पर्ची आती है, अभी यहाँ आसपास जगह सब ये किसान बेल्ट है, पर्चियाँ आती है, उस पर्ची पे किसानों की जो उनका जो गन्ना है उसका दाम तक लिखा नहीं होता, दाम बाद में तय करते हैं। किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मैं ना फिर आप कहेंगे आपके पास आते नहीं है, 1-to-1 कन्वर्जेशन होती है सर। महंगाई इस देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है, इस प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। और कानून व्यवस्था, आपने लखीमपुर खीरी देखा है, आपने इस प्रदेश के अंदर बहुत त्राही जो इस कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ा दी गई है, वो बहुत ही बड़ा मुद्दा है। समाजवादी सरकार युवाओं का साथ। लखीमपुर पे आप क्या करेंगे सर? मुझे आप ये बताइए ना, आप चुनावी मैदान में जो उतरेंगे तो आप कौन से मुद्दे के साथ? हम महंगाई के साथ उतरेंगे, हम बेरोजगारी के साथ उतरेंगे, हम किसानों की दुर्दशा के साथ उतरेंगे, हम इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ उतरेंगे और हम नौजवानों को रोजगार देने के लिए उतरेंगे और कहेंगे इस प्रदेश के अंदर 2022 के अंदर 300। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा, लेकिन कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश ने आपके
शासनकाल में देखा है? गरीब मजदूर किसान शोषित दलित पिछड़े वंचित सभी की घर की दहलीज तक पहुंचने का काम इस प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और फिर एक बार सर मुद्दा क्या रहेगा इस बार फिर एक बीजेपी? बार बड़े मार्जिन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार 350 को पार करने जा रही है। और सचिन जी ये कहते हैं गरीबों तक हमने बहुत योजनाएं पहुंचाई हैं, आपने गैस सिलेंडर भी पहुंचाए हैं, उनको बढ़ाने का दाम आपने 1000 कर दिया। मुद्दा रखेंगे हम विकास का, जितना विकास समाजवादी पार्टी ने करा है इतना विकास किसी और पार्टी ने उत्तर प्रदेश में करा। विकास और किया जाएगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी रथ यात्रा निकाली, उसमें जो उसका उद्घाटन कराया खजांची नाम के गोल गोल बातें घुमा रहे हैं, आपके पास क्या रहेगा? इस मोदी और योगी सरकार ने ना तो गरीब की दहलीज तक, सर आप अपना मुद्दा बताइए। हम अपना मुद्दा बताते हैं। हम इस देश में जो हमारे वचन पत्र, हर चीज में राजनीति कर कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस हमारे मुद्दे हैं इस देश में जो हम वचन पत्र देंगे उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस की 32 साल बाद उत्तर प्रदेश में वापसी होने जा रही है हमारी नेता के। 30 साल लग गया सर जी, 32 साल बाद हम लोगों की वापसी होने जा रही है। 32 साल बाद इस प्रदेश में वापसी होने जा रही है। इस प्रदेश में वापसी होने जा रही है हमारी। हम इस देश में अच्छी कानून व्यवस्था देंगे। इस प्रदेश में वचन पत्र लागू करके किसानों को समय से पेमेंट और हर गरीब के मजलूम के घर तक जाके उसको न्याय देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग करेंगे। बहुत अच्छी, एक मिनट सुनिए आप, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम योगी जी ने किया। और हमने तो इस विकास की, अगर एक मिनट शांत करिए आप इन्हें पहले, नहीं विकास की अगर बात करेंगे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई है तो कॉपी और कलम की लड़ाई है। सहारनपुर के अंदर मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय देने का काम किया, अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप हाथरस में रेप करने के बाद लड़की को जला दिया जाता है। सचिन जी कॉपी और कलम की बात करते हैं। जेएनयू में इन्होंने कलम तोड़ी और देश के अंदर इन्होंने सारी कॉपियां फाड़ दी। जेएनयू की बात आप कर रहे हैं सर, जेएनयू में तो नारे लगे सर। कहाँ नारे लगे, उसका क्या प्रमाण है? किसको जेल हुई? सरकार कायदा वीडियो है सर, वीडियो है सर। उस वीडियो को पता नहीं क्यों अपनी आंखों से देखना पसंद नहीं करते। सर्टिफिकेट बता रहे हैं। जब उस वीडियो का जिक्र आता है तो पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के आते हैं जो वीडियो उन्हें दिखाई नहीं देती। हमारे सभी मेहमानों का इस डिबेट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अब तक हमारे साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा के नेता, भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता, फिर से हम एक नए डिबेट में आपके साथ शामिल होंगे। महासंग्राम होगा हमारा फिर इसी तरह से, इसी मदरलैंड पोस्ट पे मैं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़ फिर से ऐसे महासंग्राम को लेकर आऊँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट।